हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेखक कहता है कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्तभूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना है तो आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक लेसन पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है, लेखक कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को विविधता में एकता देखना है, विविधता में एकता के सिद्धांत को देखना है, जलवायु अथवा प्राकृतिक विविधता का प्रभाव देखना है, अर्थात हम आबो हवा का असर इंसान पर कितना असर करता है, उसके रहन सहन का, उसके खान पान का, उसके वेशभूषा का, उसकी मानसिक स्थिति का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत सिर्फ भारत में मिलने वाला है और भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रांत का खान पान से रहन सहन और वेशभूषा सभी अलग अलग होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि असम और जैसलमेर की जलवायु के मध्य अंतर लिखिए। तो असम और जलवायु के इसका आंसर है कि असम की जलवायु अत्यधिक आर्द्रता से युक्त होती है, जबकि जैसलमेर की जलवायु जो होती है वह अत्यधिक गर्म होती है। फिर लिखा है कि भारत में वर्षा के वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में वर्षा का वितरण असमान होता है। यहाँ अगर असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक वर्षा होती है और तो दूसरी ओर वहीं जैसलमेर में 2-4 इंच ही बारिश होती है, अर्थात असम में अतिवृष्टि होती है और जैसलमेर में अनावृष्टि। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, इस कथन को समझाइए। तो लेखक कह रहा है कि कोई ऐसा अन्न न उत्पन्न किया जाता हो, इस कथन का अर्थ है कि भारत भूमि की यह विशिष्टता है कि इसमें विश्व में पाए जाने वाला कोई ऐसा अन्न और फल नहीं है जो यहाँ की मिट्टी में उत्पन्न ना किया जा सके। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो प्राकृतिक विविधता का किसी भी मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ की मृदा और जलवायु में सभी प्रकार के अन्न उत्पन्न किए जाते हैं, ये पहला है विशेषता। यहाँ सभी प्रकार के फलों की पैदावार की जाती है, ये दूसरी विशेषता है। यहाँ के भूगर्भ में सभी प्रकार के खनिज तत्व हैं, ये भी यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर सभी प्रकार के वृक्ष और जानवर पाए जाते हैं, ये भी यहाँ की विशेषता है। फिर लिखा है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भारत में भिन्न भिन्न प्रांतों में बसने वाले लोग क्या प्रमाण देते हैं। तो लिखा है, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में बसने वाले लोग भारत में विविधता में एकता के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक प्रांत का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सभी अलग अलग है, वह वहाँ की जलवायु और वातावरण पर आधारित रहता है। अब अगला पैसेज है, इम्पॉर्टेंट पैसेज है कि यह केवल काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इतना से है कि शीतल जल बहता रहता है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। यहाँ तक है, पूरे पैसेज में अंडरलाइन है। तो पहला आप जानते ही हैं, संदर्भ लिखना है। दूसरा है कि लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि हमारे देश में ना केवल क्या है प्राकृतिक विविधताएं हैं, यह सिर्फ काव्य की भावना नहीं है, क्योंकि काव्य की जो भावना होती है वह काल्पनिक होती है, और यह ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए है। जैसे अनेक जलप्रपातों से होकर के संगम स्थल पर जाकर के
एक जो कई नदियों का जल होता है यह एक प्रगाढ़ समुद्र के रूप में हो जाता है, उसी प्रकार से भारत भी है। सर्वधर्म समभाव हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल है और उसी मूल मंत्र का निर्वहन करते हुए यह देश एक देश ना हो करके बल्कि विभिन्न कई देशों का ऐसा प्रतीत होता है कि यह कई देशों का समूह है जिसको अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। फिर लेखक आगे कह रहा है कि इनकी धाराएं भी अलग अलग बही और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल भी पैदा करते हैं, अर्थात यहाँ हर प्रदेश का एक अपना अलग रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, यहाँ के अन्न है, वहाँ के खान पान का तरीका भी अलग है, अलग अलग फल फूल भी पैदा करते हैं। फिर भी कह रहा है फिर भी इस पूरे भारत में हमारी जो प्राचीन संस्कृति है और सभ्यता है अनेक संस्कृतियों का समावेशन करके भारतीय संस्कृति को उच्चतम और गौरवशाली बनाती है। फिर अगला इसका क्वेश्चन देखेंगे आप, तो लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के मूल में क्या विद्यमान है। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के मूल में सर्वधर्म समभाव का मूल मंत्र विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नदियों में बहने वाले जल की तुलना किससे की है। तो लेखक ने नदियों में बहने वाले जल की तुलना कह रहे हैं कि लेखक ने नदियों में बहने वाले जल की तुलना भारतीयता की भावना से की है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सागर शब्द के द्वारा नदियों एवं भारतीय संस्कृति को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो जिस प्रकार विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल सागर की गोद में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अनेक धर्मों और संप्रदाय के लोग सभी भारतीय संस्कृति नामक सागर में आकर के समा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने विभिन्न धर्मों संप्रदायों के प्रतीक के रूप में किसका उल्लेख किया है। तो उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने विभिन्न धर्मों संप्रदायों के प्रतीक के रूप में नदियों का उल्लेख किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय नदियों में पाई जाने वाली भिन्नता व एकता का वर्णन कीजिए। तो भारतीय नदियों के उद्गम स्थल एवं प्रवाह क्षेत्रों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका जो जल होता है वह दूर दूर से आकर के समुद्र में समाहित होकर के एक रूप हो जाता है और यहाँ का उद्गम स्थल और प्रवाह क्षेत्र के नदियों की विभिन्नता तथा समुद्र में एक साथ मिल जाना यहाँ की एकता को दर्शाता है। धन्यवाद बच्चों। अब अगला पैसेज अगले वीडियो में।